आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जहां एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर की मौत ने सबको हिला के रख दिया था। ये कहानी है राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट की, जहां रामगंज मंडी की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहते थे 32 साल के चेतन प्रकाश गलाना। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में सीनियर टेक्निकल ऑफिसर थे और इनकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। इनकी वाइफ अनीता मीना 28 साल की थी। ये झलावर के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर के पद पे काम करती थी। दोनों के तो छोटे छोटे बच्चे थे, एक 5 साल का और दूसरा सिर्फ 4 महीने का। साल 2018 में चेतन की दिल्ली में पोस्टिंग हो गई थी, तो वो काम के सिलसिले में वहीं पे रहते थे। दूसरी तरफ अनीता को भी अपनी जॉब के लिए झलावर में ही रहना पड़ता था। चेतन को जब भी छुट्टी मिलती थी तो वो कोटा वापस आकर पहले अपने माँ बाप के घर उनसे मिलने जाते थे, जहां से फिर वो अपनी वाइफ और बच्चों के पास आते थे। दोनों ने कुछ वक्त पहले ही मिलकर झलावर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपना एक घर खरीद लिया था, जिसमें अनीता बच्चों के साथ शिफ्ट हो चुकी थी। परिवार के सभी लोग खुश थे, हर तरफ से ही अच्छी जिंदगी चल रही थी। 14 फरवरी 2018 वैलेंटाइंस डे को चेतन 2 दिन की छुट्टी लेकर दिल्ली से राजस्थान निकले। पहले अपने माँ बाप के घर रामगंज मंडी पहुंचकर कुछ घंटे उन्होंने उनके साथ ही बिताए। फिर शाम को 6 बजे के आसपास ट्रेन पकड़कर झलावर के लिए निकल पड़े। ट्रेन पकड़ते वक्त अनीता को कॉल करके बताया भी कि वो 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। फिर कुछ देर बाद एक मैसेज भी किया कि 1 घंटे में ऑटो करके पटौन के रास्ते वो घर आ रहे हैं। फिर शाम धीरे धीरे रात में बदल गई, पर चेतन घर ही नहीं आए। अनीता पहले तो सोचती रही कि शायद ट्रेन लेट हो गई होगी, लेकिन रात के 8 बजते बजते उसे घबराहट होने लगी। उसने चेतन के नंबर पर कई बार कॉल किया, पर फोन बंद आ रहा था। जब उन्होंने दोबारा से ट्राई किया तब भी फोन बंद आया। उसने अपने ससुर जी को फोन करके पूछा कि चेतन कब वहां से निकले थे। उनसे उन्हें पता चला कि चेतन तो 6 बजे ही घर से निकल चुके थे। 6 से 8 बज चुके थे, पर अभी तक कोई खबर नहीं थी। उन्होंने रिश्तेदारों को कॉल करके सब जगह पूछा जहां चेतन जा सकते थे, पर चेतन कहीं नहीं मिले। अनीता को चिंता बहुत ज्यादा सताने लगी थी, तो उसने अपने भाई मनमोहन मीना को कॉल करके सब बताया। मनमोहन ने कहा कि वो चेतन को खुद ढूंढेगा और इसके साथ ही वो चेतन की खोज में अपने घर से निकल पड़े। उसने चेतन के मैसेज के हिसाब से रास्ता तय किया। झलावर स्टेशन से पटौन रोड झालर पटानी मंदिर मार्ग पर उन्होंने थोड़ी सी भीड़ देखी। जैसे ही वो पास गए तो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां जमीन पर चेतन प्रकाश बेहोश पड़े हुए थे। उन्होंने कुछ लोगों की मदद से तुरंत एसआरजी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलवाई और फिर उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। डॉक्टर्स ने फौरन एक्शन लिया और चेक करके बताया कि चेतन अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही परिवार में गम का माहौल हो गया। अनीता के आंसू रुक नहीं रहे थे, बच्चे रो रहे थे और सबके मन में बस एक ही सवाल था, चेतन के साथ आखिर हुआ क्या। चेतन की इस अचानक मौत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। अनीता लगातार रो रही थी। ससुर जी आंखों में आंसू लेकर बस एक ही बात को बार बार दोहरा रहे थे, हमारे बेटे के साथ आखिर किसी ने क्या कर दिया। हॉस्पिटल से पुलिस को फौरन कॉल कर दिया गया। झलावर सदर थाना की टीम फौरन साइट पर पहुंच गई। चेतन का शरीर देखा गया, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना कोई चोट का निशान, ना कोई खून, ना कोई पिटाई के सबूत। कपड़े भी बिल्कुल साफ, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, बस उंगलियों में नाखूनों के पास थोड़ा नीलापन सा हो रहा था। अगले दिन 15 फरवरी को पोस्टमार्टम करवाया गया। बीआर सोबर्ती हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के सामने डॉक्टर्स की एक टीम ने पोस्टमार्टम किया। सैंपल लिया गया और जयपुर एफएसएल भेज दिया गया, पर रिपोर्ट ने सबको चौंका के रख दिया, क्योंकि उसमें मौत की वजह साफ ही नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सब कुछ प्लान करके किया हो। पर सबसे बड़ा सवाल था, आखिर किसने। चेतन जैसे सीनियर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर की रहस्यमयी मौत ने इस केस को तुरंत बड़ा बना दिया। मामला बहुत ऊपर तक पहुंच गया। पुलिस वहां के लोकल थाने से लेकर एसपी तक सबको रिपोर्ट भेज रही थी, पर पहले कुछ भी साफ नहीं होता है। सभी लोग सोचते हैं शायद हार्ट अटैक हुआ होगा या कोई नेचुरल कॉज होगा, लेकिन चेतन के पिता महादेव मीना को ये बात कबूल ही नहीं थी। उन्होंने 15 फरवरी को ही सरदार थाने में कंप्लेंट लिखवाई और सीआरपी के सेक्शन 174 के तहत केस रजिस्टर हुआ, पर कोई एफआईआर फाइल नहीं हुई। सबूतों की कमी के चलते अगले कुछ हफ्तों तक केस बिल्कुल ठंडा पड़ गया। घर के लोग अभी भी सदमे में थे,
पर चेतन के पिता को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था। वो लगातार एसपी ऑफिस के चक्कर लगाते रहे और 5 मार्च को लिखित में एप्लीकेशन भी दी, लेकिन कोई हियरिंग नहीं हुई। उन्होंने 9 मार्च को कोर्ट में अपील दाखिल की। तब भी एक छोटी सी रिपोर्ट आई हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट से। उसमें बस इतना लिखा था कि नाखूनों पे जो नीलापन था वो किसी केमिकल या रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण हो सकता है, पर सटीक जवाब तो उसमें भी नहीं था। कोर्ट के ऑर्डर पर 12 अप्रैल 2018 को आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। सेक्शन 302 मर्डर और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत किसी अनजान शख्स के खिलाफ केस को दर्ज किया गया। तब तक परिवार ने हर मुमकिन जगह पर पूछताछ कर ली थी। तभी महादेव मीना ने तथाकथित तौर पे कहा उनका परिवार पूरा साथ देगा, पुलिस को जो कुछ भी पूछना है वो पूछे, उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। एसपी के ऑर्डर पर अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया गया। टीम को एडिशनल एसपी लीड कर रहे थे, साथ में थाने के इंचार्ज और कुछ हेड कांस्टेबल्स और पुलिस के और भी कुछ ऑफिसर्स शामिल थे। सबसे पहला लक्ष्य था 14 फरवरी को चेतन ने पूरा दिन क्या किया, किससे मिले, कौन से रास्ते पे गए, सबकी डिटेल्स ट्रेस करना। दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह से डाटा निकाला गया, कॉल रिकॉर्ड्स चेक हुए और चेतन के साथ काम करने वाले दूसरे साथियों से भी बात की गई। एसआईटी को एक चीज ने हैरान कर दिया। जिस वक्त चेतन बेहोश हुए पड़े थे, उनके मोबाइल में तब भी एक्टिविटी हुई थी। बेहोश होने के बाद तक उनके फोन में मैसेज एक्टिविटीज चल रही थी। मतलब किसी और शख्स के पास उनका फोन था और उसी ने अनीता को मैसेज भेजा था, पटौन होते हुए आने वाला। ये सब देखकर पुलिस को लगने लगा कि कोई नॉर्मल मौत नहीं थी, बल्कि पहले से ही एक सोची समझी और सटीकता से प्लान करी गई साजिश थी। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन अब फास्ट हो चुकी थी, क्योंकि चेतन कोई आम इंसान नहीं थे। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर थे। उनके पास ऐसी ऐसी जानकारी थी जो कि गलत हाथों में अगर चली जाती तो पूरे देश को समस्या हो सकती थी। पुलिस ने चेतन के परिवार के सदस्यों से, उनके दोस्तों और ऑफिस के कलीग से सबसे पूछताछ करना शुरू कर दी। हर किसी से एक ही सवाल था, वैलेंटाइंस डे से पहले और उस दिन चेतन किससे मिले और क्या किया। दिल्ली वाले कलीग्स ने बताया कि चेतन नॉर्मल थे, उन्होंने बस घर जाने की बात की थी। राजस्थान में परिवार ने कहा सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बात बार बार हर करीबी की जुबान पर आ रही थी। अनीता और चेतन के बीच कुछ महीनों से तनाव चल रहा था। वजह पूछने पर पुलिस वालों के सामने एक नाम आया, प्रवीण राठौर। अब पुलिस का ध्यान अनीता और प्रवीण के कनेक्शन पर गया। अनीता के फोन का डाटा चेक किया गया, पर उसमें कुछ भी नहीं था। पूरा मोबाइल क्लीन था, जैसे किसी ने फॉर्मेट करके सब कुछ डिलीट कर दिया हो। लेकिन साइबर टीम ने सारा का सारा डिलीटेड डाटा रिकवर कर लिया। अब चैट हिस्ट्री और कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि अनीता और प्रवीण के बीच लगभग रोजाना कॉल्स होते थे। कभी लंबी बातें तो कभी छोटी, और कभी कभार तो लेट नाइट मैसेजेस भी। पुलिस ने अनीता से पूछा प्रवीण कौन है, तो उसने बोला वो मेरा राखी भाई है। लेकिन जब और खंगाला गया तो सामने आया कि दोनों पुराने दोस्त भी थे। स्कूल टाइम से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, और फिर अनीता की झलावर के स्कूल में जॉब लगने के बाद दोनों एक बार फिर से मिल गए। प्रवीण उस वक्त गोपनीय शाखा में कांस्टेबल था और कभी कभी अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने आया करता था, जो कि अनीता के ही साथ उसी स्कूल में एक नई नई भर्ती हुई टीचर थी। एसआईटी ने घर और परिवार के लोगों से भी पूछा। सबने कहा कि प्रवीण का घर पर आना जाना अक्सर होता था, जिस पर चेतन बहुत ज्यादा नाराज रहते थे। कई बार तो दोनों के बीच में बहस भी हुई थी, लेकिन अनीता ने कभी भी प्रवीण से मिलना बंद नहीं किया। बाप और भाई ने भी उसे समझाया था, लेकिन उसके बाद भी उसने मना कर दिया। पुलिस को थोड़ा शक तो हुआ, शायद कुछ प्लान चल रहा था, पर केस में सबूत अभी भी ठोस नहीं थे। इसलिए एसआईटी ने तय किया कि प्रवीण से सीधा पूछताछ की जाएगी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब पुलिस प्रवीण के घर पहुंची तो मालूम पड़ा कि वो 14 जून को ही किसी ऑफिशियल काम के लिए बाहर चला गया है, अजमेर तरफ। ऐसा उसके घर वालों ने बताया था। पर जब डिपार्टमेंट से कंफर्म किया गया तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला जहां पर उसे अजमेर की तरफ किसी ड्यूटी पर भेजा गया हो। यहां से एसआईटी को लगभग पूरा विश्वास हो गया कि प्रवीण को छुपा रहा है। उनका शक और पक्का तब हुआ जब टेक्निकल टीम ने उसके फोन लोकेशन और कॉल्स को ट्रेस किया। ट्रेसिंग पे एक और नया नाम भी बार बार सामने आ रहा था, शाहरुख खान। शाहरुख झलावर के तोपखाना मोहल्ले में रहता था और गाड़ियों की खरीद बिक्री में आरटीओ एजेंट का काम करता था। वो प्रवीण से रोज कांटेक्ट में था और उनका कनेक्शन दिसंबर 2017 से चल रहा था।
जिस दिन चेतन की मौत हुई थी उस दिन शाहरुख लगातार प्रवीण के कांटेक्ट में था और लोकेशन भी चेतन जहां पर बेहोश मिले थे उस जगह के आसपास की ही थी। अब पुलिस ने इस बात को तय किया कि शाहरुख को पकड़ना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि शायद वहीं से असली लिंक मिले। 19 जून तक एसआईटी उसे कस्टडी में ले आई। जब पूछताछ शुरू हुई तो पहले वो चुप रहा और थोड़ी देर बाद उसने पूरी कहानी सच सच बयां कर दी। शाहरुख से पूछताछ शुरू हुई तो पहले वो कुछ नहीं बोला, पर जब पुलिस ने टेक्निकल प्रूफ्स दिखाए, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डाटा सामने रखा तो उसका चेहरा बदल गया। धीरे धीरे उसने सब बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि दिसंबर 2017 में उसकी मुलाकात प्रवीण से हुई थी। प्रवीण ने उसको बोला था कि उसकी एक बहन है जिसे उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान करता है, उसे मारता पीटता भी है, इसीलिए उसको उस आदमी से छुटकारा चाहिए। उसने चेतन की नौकरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो में सीनियर ऑफिसर सुनकर शाहरुख घबरा सकता था। प्रवीण ने सिर्फ इतना बोला था कि वो दिल्ली में कंप्यूटर में कुछ काम करता है। शाहरुख ने कहा प्रवीण ने उसको 3 लाख रुपए दिए थे। काम आसान था, चेतन को रास्ते से हटाना था। प्रवीण ने यह भी कहा कि ये सब एक एक्सीडेंट जैसा दिखना चाहिए। उसने चेतन का फोटो, एड्रेस और तो और उसका रूटीन तक शाहरुख को दे दिया था। शाहरुख ने अपने कुछ लोग बुलाए, फरहान, प्रिंस और साकिर, और मिलकर प्लान बनाना शुरू कर दिया। पहली कोशिश 25 दिसंबर 2017 को की गई। चेतन ट्रेन से दिल्ली जा रहा था और ये लोग उसी ट्रेन में चढ़ गए। प्लान था कि सर्दी की रात में जब वो कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास खड़ा होगा तब उसको धक्का दे देंगे। लेकिन चेतन सारी रात अपनी ही सीट पर सोते रहे और दरवाजे के पास वो आए ही नहीं, तो इनका प्लान फेल हो गया। इन लोगों ने इसके बाद 5 से 7 बार और भी कई कोशिशें की, पर इनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गईं। फिर प्रवीण ने अपना एक दोस्त इंट्रोड्यूस किया, संतोष निर्मल। संतोष मेडिकल बैकग्राउंड से था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम करता था। प्रवीण और संतोष जिम और क्रिकेट के जरिए दोस्त बने थे। उसने संतोष से पूछा, कोई ऐसा केमिकल या इंजेक्शन मिल सकता है क्या जिससे इंसान तुरंत मर जाए और पोस्टमार्टम में कोई ट्रेस भी ना हो? ऐसा केमिकल का नशा बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। संतोष ने कहा वो ट्राई करेगा। 31 दिसंबर को संतोष ने ऑपरेशन थिएटर के स्टोर रूम से 2 छोटी छोटी बॉटल चुरा ली। वो दोनों बोतल एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर दवाई की थी। ये केमिकल डॉक्टर्स नॉर्मली सर्जरीज, पोस्टमार्टम और दूसरी जांचों में इस्तेमाल करते हैं। हम आपको इस केमिकल का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जान लीजिए कि कोई भी रिपोर्ट उसको ट्रेस नहीं कर सकती थी। संतोष ने वो बॉटल्स प्रवीण को दे दी और बता दिया कि ये इंजेक्शन अगर गलत जगह लग गया तो 30 सेकंड से कुछ ज्यादा वक्त में इंसान खत्म हो जाएगा। प्रवीण ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इंजेक्शन लगाने का तरीका, सिरिंज को यूज करने का प्रेशर समझा, बॉटल से दवाई को कैसे लिया जाए। प्रवीण ने इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करी। प्लान था किसी नॉर्मल इंसिडेंट के बीच में इंजेक्शन दे दिया जाए जिससे लगे कि जैसे हार्ट फेलियर या वैसे ही कोई दूसरी समस्या हुई है। कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद प्रवीण अब रेडी था, सिर्फ मौके का इंतजार था। 4 जनवरी 2018 को उसने साकिर से कांटेक्ट किया जो कि एक ट्रक ड्राइवर था। आइडिया था रोड पर एक्सीडेंट का। चेतन जब झलावर से निकले तो ट्रक से उसको हिट करवा देना, लेकिन पहली कोशिश में चेतन बच गया। वो तेज स्पीड में निकल गया और ट्रक बस उसका पीछा ही करता रह गया। फिर 5 जनवरी को दूसरा प्लान बना। इस बार शाकिर, फरहान और प्रिंस ने मिलकर हाईवे के एक टर्न पर चेतन का पीछा किया। झालर पठान के पास हनुमान मंदिर के सामने उसका स्कूटर स्लिप हुआ और चेतन जमीन पर गिर गया। लोग भाग के आए, उसे हॉस्पिटल ले गए। प्रवीण भी वहीं पर पहुंच गया और गोपनीय विभाग में अपने कांस्टेबल के पद का फायदा उठाते हुए उसने पुलिस को झूठ लिखवा दिया कि रास्ते में जानवर आ गया था, इसलिए वो फिसल के गिर गया। दूसरे सब लोगों को लगा कि एक एक्सीडेंट है, पर असल में वो उनकी एक सोची समझी कोशिश थी। चेतन बच गया था, पर प्रवीण के दिमाग में प्लान अब और पक्का हो चुका था। उसने प्लान बनाया कि अब की बार कुछ ऐसा करना जिससे कोई डॉक्टर भी ना समझ सके, और फिर उसके दिमाग में वैलेंटाइन डे का ख्याल आया। 14 फरवरी 2018, वैलेंटाइंस डे, वही दिन जहां सब कुछ खत्म हो गया। अनीता ने चेतन को फोन करके कहा था, तुम आ जाओ, थोड़ा टाइम साथ में गुजारेंगे। चेतन ने भी सोचा चलो 2 दिन की छुट्टी है, फैमिली के साथ वक्त बिताया जाए। उसे क्या पता था कि उसी दिन उसकी जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हो रहा है। जब चेतन अपने माँ बाप से मिलकर शाम को 6 बजे ट्रेन पकड़ता है, तब दूसरी तरफ प्रवीण और उसके साथी ऑलरेडी प्लान सेट कर चुके थे। प्रवीण ने शाहरुख, प्रिंस और फरहान को बुलाकर फाइनल प्लान समझा दिया था। संतोष से लिया गया केमिकल अब रेडी था,
सिरिंज चेक हो चुके थे। प्रवीण की फोर्ड फीगो कार में सब लोग तैयार बैठे थे। जगह थी झलावर के पास, आकाशवाणी के पीछे वाले सुनसान इलाके में। जैसे ही ट्रेन झलावर स्टेशन पहुंची, चेतन उतरा। शाहरुख स्टेशन के बाहर मोटरसाइकिल पे था। उसने चेतन का पीछा करना शुरू कर दिया। चेतन आराम आराम से चल रहा था। थोड़ा दूर आगे जाकर फोर्ड फीगो उसके बिल्कुल पास आके रुकती है। प्रवीण कार में से उतरकर चेतन से मिलता है और उसे घर छोड़ने को बोलता है। चेतन उसे पहले से ही अच्छे से जानता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। वो कार में बैठ जाता है। गाड़ी स्टेशन से निकलकर हल्दी घाटी रोड की तरफ आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे रोड सुनसान होती जाती है। तभी दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद उनमें बहुत ही गर्म बहस होने लगती है। टॉपिक था अनीता और उसके नए बच्चे का। चेतन का कहना था वो बच्चा मेरा नहीं है, उसका डीएनए टेस्ट होगा और अगर नेगेटिव रिपोर्ट आई तो वो अनीता से डाइवोर्स ले लेगा। बस यही बात प्रवीण को बहुत ही ज्यादा खटक रही थी। बहस के बीच जब चेतन समझ गया कुछ गलत होने वाला है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। प्रवीण ने सिग्नल दिया और पीछे छुपे फरहान और प्रिंस ने चेतन का हाथ पकड़ लिया। चेतन के विरोध करने से पहले ही प्रवीण ने सिरिंज निकाला और दोनों जांघों में इंजेक्शन को लगा दिया। कुछ सेकंड्स में ही चेतन की सांस रुकना शुरू हो गई। उसकी आंखें पलटने लगीं, बॉडी धीरे धीरे करके ढीली होने लगी। प्रवीण ने उसकी नाक बंद करके उसकी सांस पूरी तरह से रोक दी। सब कुछ बिना शोर, बिना मारपीट के बस यूं ही खत्म हो गया। चेतन की मौत के बाद उन्होंने उसका फोन लिया और अनीता को मैसेज भेज दिया, पटौन रोड से होते हुए आ रहा हूं, ताकि घर वाले कुछ समय तक चिंता न करें। बाद में उन्होंने लाश को कार से उतारकर झालर पटानी मंदिर मार्ग पर फेंक दिया। जगह वैसी ही चुनी गई थी जहां लोगों को लगे कोई नेचुरल इंसिडेंट हुआ है। इसके बाद प्रवीण और उसके बाकी सारे साथी वहां से अलग अलग रास्ते निकल गए। अगली सुबह जब बॉडी मिली तो सब कंफ्यूज थे। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, पर मौत हो गई। यही केमिकल का काम था जिसका ट्रेस किसी लैब टेस्ट में नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सारे लैब टेस्ट में इस्तेमाल होता है, तो उसे डॉक्टर रिजल्ट में देखते ही नहीं थे। जब शाहरुख से पूछा गया तो उसने साफ बोला, इंजेक्शन लगते ही वो तुरंत मर गया, हमें पता भी नहीं चला, काम इतनी जल्दी हो गया था। इस बयान के बाद पुलिस ने संतोष निर्मल, साकिर और प्रिंस को भी कस्टडी में लिया। संतोष ने मान लिया कि केमिकल उसने ही ऑपरेशन थिएटर से चुरा कर दिया था। साकिर ने भी माना कि पहले वो एक्सीडेंट वाली प्लानिंग और ट्रक उसने ही चलाया था। प्रिंस ने भी बोला उसे बस पैसे के लिए शामिल किया गया था। ये पूरा प्लान बस दो लोगों का था, प्रवीण राठौर और उसके साथ साथ अनीता मीणा। अगस्त 2018 में एक खबरी की मदद से प्रवीण का पता चला। पुलिस ने नाकाबंदी करके उसकी फोर्ड फीगो कार के साथ साथ उसको भी पकड़ लिया। उसके घर से इंजेक्शन, केमिकल की बोतल और कुछ छोटी मेडिकल सिरिंजेस भी मिली। उन सब का एफएसएल टेस्ट हुआ और रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि वही केमिकल चेतन की बॉडी के सैंपल में माइल्ड रूप से ट्रेस मिला था। ये केमिकल हर रिपोर्ट में दिखता तो था, पर डॉक्टर उसे खुद ही इस्तेमाल करते थे रिपोर्ट्स के लिए, इसलिए जब वो किसी रिपोर्ट में आता भी था तो उस पर ध्यान नहीं देते थे। प्रवीण और अनीता की मिलीजुली प्लानिंग अब खुलकर सामने आ चुकी थी। शाहरुख के बयान के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 19 जून को शाहरुख को पकड़ा गया था। 21 जून को ट्रक ड्राइवर साकिर को भी कस्टडी में ले लिया गया था। 22 जून को संतोष निर्मल को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिन्होंने केमिकल को ला कर दिया था। 24 जून को प्रिंस को उठाया गया, जो आरटीओ में सफाई का काम करता था और उससे थोड़े पैसे देकर इस पूरे काम में शामिल किया गया था। 25 जून को पुलिस ने अनीता मीणा को भी अरेस्ट कर लिया। उससे जब पूछा गया तो पहले वो चुप रही, पर जब सबूत रखे गए तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने ये तो स्वीकार नहीं किया कि ये सब उसका ही प्लान था, पर सारी कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज डाटा उस पर भारी साबित हुए। इन्वेस्टिगेशन से साफ पता चला कि अनीता और प्रवीण पिछले कुछ सालों से कांटेक्ट में थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ी और जवानी आई, तब दोनों की भावना एक दूसरे को लेकर बदलने लगी और वो भावनाएं दोस्ती से आगे बढ़ गईं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर कुछ वक्त बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। बाद में जब अनीता की 2008 में सरकारी टीचर पे नौकरी लगी, तभी प्रवीण भी कांस्टेबल बन गया। अनीता और प्रवीण दोनों ने अपने घर में अपने रिश्ते के बारे में बताया, पर दोनों के परिवारों ने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि दोनों की जातियां अलग थीं। इसके बाद 2011 में अनीता की शादी चेतन से करवा दी गई, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। हालांकि ये शादी कोई जोर जबरदस्ती या हड़बड़ी में नहीं हुई थी। चेतन और अनीता
दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। दोनों ने ही वक्त लेके एक दूसरे से बातें भी की थी और एक दूसरे को जाना भी था। और जैसे सारी अरेंज मैरिज होती हैं रीति रिवाजों के साथ, वैसे ही इनकी भी हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन 2014 में जब प्रवीण की पत्नी अनीता के स्कूल में बतौर टीचर भर्ती हुई और पढ़ाने आई, तब कहानी बदल गई। बचपन की भावनाएं फिर से जाग उठी। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और 21 जनवरी 2017 को, यानी अनीता और चेतन की शादी की सालगिरह के दिन, प्रवीण और अनीता करीब आए। फिर अनीता प्रेग्नेंट हो गई। जून 2017 में जब अनीता और चेतन ने मिलकर नया नया फ्लैट खरीदा था, तो वो पूरी डील प्रवीण ने ही करवाई थी। प्रवीण और अनीता दोनों की ही पूरी प्लानिंग थी, जिसमें प्रवीण ने जानबूझ के इनको फ्लैट राजस्थान में दिलवाया था, ताकि अनीता प्रवीण के साथ दिल्ली में ना रहे, बल्कि उससे अलग राजस्थान में ही रहे, वरना पत्नी का पति के पास ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। प्रवीण ने उस फ्लैट को खरीदवाने में कमीशन के नाम पर 10 लाख रुपए भी लिए, और जब अनीता अकेली उस घर में बच्चों के साथ रहने लगी, तब उसका आना जाना बढ़ गया। परिवार को पहले ही शक होने लगा था, लेकिन अनीता सबको ये बोलकर शांत कर देती थी कि प्रवीण उसका राखी भाई है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 2017 के अक्टूबर में अनीता ने एक और बच्चे को जन्म दिया। चेतन के परिवार को लगता था कि ये बच्चा प्रवीण का है, और वही बात घर में हर बार झगड़े का कारण बनती थी। हॉस्पिटल स्टाफ ने भी बताया था कि डिलीवरी के दौरान प्रवीण हर वक्त अनीता के साथ था, जैसे वो ही पिता हो। बच्चे के कपड़े बदलता, देखभाल करता और छोटा मोटा खर्चा भी कर देता। ये सब चेतन को अंदर से तोड़ रहा था। उसने कह दिया था कि डीएनए टेस्ट करवाएगा, और ये बात अनीता और प्रवीण दोनों को एकदम से चुभ गई। तब दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वैलेंटाइंस डे पर सब कुछ खत्म कर देंगे। 2 सितंबर 2018 को पुलिस ने पूरी चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की। चार्जेस थे सेक्शन 302 मर्डर और 120 भी कॉन्स्पिरेसी। केस डायरेक्टली SC ST कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, क्योंकि विक्टिम एक रिजर्व कैटेगरी से था। ट्रायल में साल दर साल सबूत पेश होते रहे, गवाह बुलाए गए और विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन चलता रहा। 7 साल बाद मई 2025 में कोर्ट का निर्णय आया। प्रवीण राठौर और शाहरुख खान दोनों को ही उम्र कैद की सजा हुई। अनीता मीना और संतोष निर्मल दोनों को 14-14 साल की सजा हुई। साथ ही में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। फरहान सबूतों की कमी के कारण बच गया, और प्रिंस 18 साल से कम उम्र का होने की वजह से 3 साल बाद आजाद हो गया। चेतन के पिता महादेव मीना ने कहा कि उन्हें अभी भी लगता है कि पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा वो इस केस को हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ताकि उनके बेटे के लिए सही न्याय मिल सके। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।